नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन की हो रही है मांग, दरगाह पर बुलडोजर एक्शन से क्यों भड़का विपक्ष, बीजेपी ने कैसे बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और कांग्रेस को निपटाया, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के क्या है सियासी मायने और शरद पवार क्या बदलने वाले हैं पाला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट के बाद मुंबई में लगे पोस्टर्स पर लिखा देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ। नासिक में पुलिस पर पथराव करना कट्टरपंथियों को पड़ा भारी, फडणवीस के एक्शन से दरगाह पर चला बुलडोजर, पत्थरबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, एक साथ उद्धव ठाकरे शरद पवार को दिया तगड़ा झटका, कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। शिंदे और ठाकरे आएंगे साथ, डिप्टी सीएम ने एमएनएस प्रमुख से की मुलाकात, मंत्री उदय सामंत ने खोले राज। शरद पवार को बड़ा सम्मान, वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम पर होगा एक स्टैंड। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मुश्किल में फंसे राहुल गांधी की। मुंबई के बांद्रा में मौजूद एजेएल हाउस के सामने कुछ पोस्टर लगे नजर आए, जिस पर बवाल मच गया, जिसमें एजेएल प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए यहां पर कई नारे लिखे गए थे, जिसमें लिखा था कि देवा भाऊ बुलडोजर चलाओ। इस पोस्टर्स में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये पोस्टर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगाए गए हैं, जिस पर मुंबई में जमकर बवाल मचा। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े केस में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने और उसके साथ ही कई और लोगों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली संस्था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदी थी, जो वास्तविक बाजार मूल्य उसका 2000 करोड़ रुपए है। राहुल और सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद देश भर में कांग्रेस समर्थकों ने हंगामा भी बरपाया, जिस पर पुलिस ने भी एक्शन लिया और कई कांग्रेसी यानी सैकड़ों कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे हाई प्रोफाइल कांग्रेस नेता प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। उन्होंने आरोपों की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात रहा, साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए। प्रदर्शनों में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें कई राज्यों में ईडी कार्यालयों और जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों में इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के कामों की आलोचना की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का भी इसको लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि डराओ, धमकाओ, खामोश बैठाओ, ये चल रहा है। ये लोगों को डराने, उन्हें धमकाने, उन्हें चुप कराने के लिए है। वो बहुत से लोगों पर दबाव डालकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं, ये उनकी कार्यप्रणाली है। लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से नहीं डरेगा। ये एक निडर परिवार है। इस परिवार से 2 लोगों ने शहादत दी है। जिन्होंने देने का काम किया, उस पर घिनौने आरोप करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे अब कांग्रेस लीडर्स के बचाव में ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार गांधी परिवार का बचाव कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। क्योंकि घोटाला हुआ है और घोटाले के खिलाफ अगर ईडी एक्शन ले रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक में दरगाह के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। मंगलवार की रात इसको लेकर बवाल हो गया। शहर के काटे गली इलाके में रात उस वक्त पथराव की घटना सामने आई, जिसमें 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 57 संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दरगाह को लेकर फैली अफवाह के चलते भीड़ भड़क गई, जिसके बाद बिजली कट होने का फायदा उठाकर भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें उस वक्त काफी बवाल हुआ और तब भीड़ की जो संख्या थी वो 400 से ज्यादा थी और रात में 500 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल को दरगाह को नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि दरगाह में अवैध निर्माण खुद हटाएं वरना कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने 16 अप्रैल को अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन के तहत दरगाह को ध्वस्त कर दिया। दरगाह कमेटी का कहना है कि पीर बाबा की ये दरगाह 350 साल पुरानी है, जबकि सकल हिंदू समाज ने इसे ध्वस्त कर यहां पर हनुमान मंदिर बनाए जाने की मांग की है। इधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दंगे कब और कहां करवाने हैं, बीजेपी इसी के इंतजार में रहती है। जबकि फडणवीस की तरफ नासिक में मौजूद दरगाह पर अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया था और कहा था जहां जहां अवैध निर्माण किया गया है वहां बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। अब पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जिससे हालात सामान्य हो सके। लेकिन दरगाह जो है उसका जो उतना भी जो निर्माण था, जो अवैध निर्माण था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। फिलहाल हालात को काबू करने के लिए फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्व मंत्री और बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी में शामिल हो रहे नए सदस्यों की वजह से बीजेपी सदस्यों की संख्या में 50 लाख और इजाफा होगा। शिवसेना यूबीटी नेता और कागज से विधायक रहे संजय घाटके और शरद पवार गुट के शाहपुर से पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा बीजेपी में शामिल हुए। इन दोनों नेताओं के उद्धव ठाकरे और शरद पवार का साथ छोड़ने से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने भर्ती अभियान ऐसे वक्त पर शुरू किए जब राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बिगुल बजेगा। इन दो अहम नेताओं के अलावा मालेगांव के सीनियर कांग्रेस नेता प्रसाद बलिराम हीरे और श्रीरामपुर के पूर्व मेयर संजय फुंद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए और बावनकुले ने इस मौके पर हुंकार भी भरी। उन्होंने कहा कि कागल और शाहपुर के पूर्व विधायकों के आने से पार्टी को कोल्हापुर और ठाणे जिलों में मजबूती मिलेगी। महान राजनीतिक विरासत वाले प्रसाद बलिराम हीरे और हजारों कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने से नासिक जिले में पार्टी संगठन और मजबूत होगा। स्वर्गीय बलिराम हीरे, जिन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के पदों पर भी कुशलतापूर्वक काम किया और लंबे वक्त तक विधानसभा का नेतृत्व किया, हमारे मन में उनके लिए ज्यादा सम्मान है। हमें खुशी है कि उनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि वो शहर के विकास के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये भी कहा कि बीजेपी के लिए निष्ठापूर्वक काम करके हम पूरे नासिक जिले में बीजेपी का झंडा फहराएंगे। यानी आने वाले बीएमसी चुनावों से पहले ही मुंबई में बीजेपी लगातार और ज्यादा अपना जो दायरा है उसे बढ़ा रही है और संगठन को मजबूत कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार खाली हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में जितने भी जो स्थानीय नेता हैं वो भी बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं। इस साल होने वाले निकाय चुनावों को लेकर पार्टियों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी और इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 15 अप्रैल की रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पहुंचे, जिसके बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। यह अनबन माहिम विधानसभा सीट को लेकर थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक बंटवारे को पाटने के लिए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही मुंबई महानगर पालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में ये बैठक कई मायनों में काफी खास मानी जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे एक दूसरे से मिले हों, लेकिन इस मीटिंग का खास महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सदा सरवड़कर विधानसभा चुनाव में माहिम विधानसभा सीट से अमित ठाकरे के खिलाफ मैदान में उतरे थे और इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि सदा सरवड़कर की उम्मीदवारी वापस न लेने से एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच राजनीतिक दरार पैदा हो गई है। अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे पहली बार राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच बैठक से राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ये बैठक करीब 9:30 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे तक चली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे से मुलाकात के बाद बाला साहब की यादें ताजा हो गई। ये मुलाकात पूरी तरह से सद्भावनापूर्ण थी और एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हम बाला साहब ठाकरे के वक्त से साथ काम करते थे, कुछ कारणों से हम कुछ वक्त से नहीं मिल पाए थे। आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था, लेकिन अब हम कभी भी मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। वो मुझसे भी मिल सकते हैं। हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकालना
ठीक नहीं। राज्य मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने कहा है कि हम जानते हैं कि अगर राज ठाकरे के घर एकनाथ शिंदे डिनर पर जाते हैं तो इसका निश्चित तौर पर राजनीतिक असर होगा, लेकिन अगर राज ठाकरे हमारे साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे का रिश्ता बहुत पुराना है, यानी बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। और खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। शरद पवार को यह सम्मान मुंबई क्रिकेट संघ ने दिया है। दरअसल मंगलवार को एमसीए की एक अहम बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। मीटिंग में फैसला लिया गया कि वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर एक एक स्टैंड, यानी कि जो दर्शक दीर्घा या पवेलियन का नाम है वो रखा जाएगा, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। और मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके मुताबिक दिवेचा पवेलियन के तीसरे तल्ले को अब रोहित शर्मा स्टैंड के नाम से भी जाना जाएगा। वहीं ग्रैंड स्टैंड के तीसरे तल्ले का नाम पूर्व आईसीसी चेयरमैन शरद पवार के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा ग्रैंड स्टैंड चौथे तल्ले का नाम वाडेकर के नाम पर रखा जाएगा। एमसी के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा है कि यह फैसला मुंबई क्रिकेट के स्तंभों के प्रति हमारे गहरे सम्मान को और मजबूत और भविष्य के बनाने वाले हमारे दृढ़ संकल्पों को दर्शाता है। इसके अलावा अपने पूर्व अध्यक्ष अमोल काले को श्रद्धांजलि देने के लिए एमसीए ने यहां पर पवेलियन में मैच दिवस कार्यालय का नाम बदलकर श्री अमोल काले की स्मृति में एमसीए कार्यालय लाउंज रखने का फैसला किया। आपको बता दें कि काले का पिछले साल ही निधन हो गया था। टेस्ट क्रिकेट में 2013 में पदार्पण करने वाले रोहित शर्मा अब सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर और विजय मर्चेंट जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और इन सभी खिलाड़ियों के नाम अपने डोमेस्टिक वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड है। रोहित शर्मा ने 2022 में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत को 2024 में T20 विश्व कप और इसी साल मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया है। यानी क्रिकेट में शरद पवार का भी योगदान है, इसलिए उनके नाम पर भी ये स्टैंड रखा गया है। लेकिन इसके पीछे कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच दूरियां कम हो रही हैं और शरद पवार कभी भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस ऐलान के पीछे ये भी हो सकता है कि वो भी एनडीए का हिस्सा हो, जिससे विपक्ष को करारा झटका लगेगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।